स्किन मैनिफेस्टेशन की टेलेक्टेरिया नहीं है, 3 to 5 ईयर्स में आती हैं और ये मैलर रीजन ऑफ द फेस में है। दिस इज द मैलर रीजन ऑफ फेस, ठीक है। यहाँ भी टेलेक्टेरियाज है और क्यूटेनियस टेलेक्टेरियाज है। द पेशेंट इज 3 to 5 ईयर्स ओल्ड और दिस है, तो यू हैव टू रूल आउट कि उसको एटेक्सिया टेलेक्टेरिया नहीं है बाय रेफरिंग टू अ न्यूरोलॉजिस्ट। ये बाद में दे इन्वॉल्व द होल ऑफ द लिम्ब इन द हेयर, ठीक है। जो लास्ट है दैट इज द इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा, ये बहुत रेयर है। स्किन नॉर्मल एट बर्थ बट एरिथेमा एंड बुल्ला डेवलप आफ्टर 1 week and the classic spliced paint appearance develop, that is a classic, ठीक है। Eye finding, 1/3 will have a proliferative retinopathy that looks just like ROP। तो अगर फुल टर्म पेशेंट में ROP लाइक फाइंडिंग्स है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस इज इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा है और ये एक्स लिंक डोमिनेंट है जो मेल्स के लिए इन यूट्रो फेटल है। तो यू हैव कैन नॉट हैव अ पेशेंट इन लाइफ के जो मेल हो उसको इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा आया हो, क्योंकि जो उसमें जो म्यूटेशन होती है वो मेल के लिए इन यूट्रो फेटल होती है, वो हो ही नहीं सकती। तो इट हैज़ टू बी अ फीमेल, इट हैज़ टू बी अ फुल टर्म, और अगर फीमेल है फुल टर्म है और उसमें ROP लाइक फीचर्स हैं तो फिर इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा हो सकता है। ये ROP लाइक फीचर्स हैं इसके सारे, पेरिफेरल जो रेटिना है दैट इज इन्वॉल्व जस्ट लाइक ROP है। आई फाइंडिंग्स यूनिलैटरल है और वो जो होता है ROP बायलैटरल होता है ज़्यादातर, और मगर इसकी मैनेजमेंट सेम एज ROP है। और 2/3 विल हैव एब्नॉर्मल डेंटेशन, ठीक है। तो दांत का मसला भी आएगा, क्योंकि जो ऑकुलर कंडीशंस सिर्फ 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आँख के साथ दांतों का मसला आता है। दीज आर एक्सेंफिड राइगर, कंजेनिटल सिफिलिस और इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा। अगर डेंटिशन कोई भी MCQ में क्वेश्चन आए कि एबनॉर्मल डेंटिशन, तो उसमें से 3 आप में कर लेते हैं रूल आउट कि कंजेनिटल सिफिलिस का सिनेरियो तो नहीं है, एक्सेंफिड राइगर का तो नहीं है, या इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा। इसके अलावा कोई भी ऑकुलर कंडीशन डेंटिशन के साथ इन्वॉल्व नहीं होती। एंटीरियर सेगमेंटस जेनेसिस होता है, न्यूरोकेस्ट्रोपैथी है, और कंजेनिटल सिफिलिस में एडजेसेंट टीथ होते हैं। द लास्ट है दैट इज रेसमस एंजियोमा, जिसमें AVM ऑफ आई एंड ब्रेन होता है। AVM इज एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरी एंड ब्रेन, ये भी यूनिलैटरल होता है। दिस इज एन AVM, एक ड्रेनेज है, आर्टरी या ब्रेन है और हेमेंजियोमा पड़ा हुआ है। तो AVM एट रेटिना इज रेसमस हेमेंजियोमा, दिस इज द फंडस पिक्चर, और AVM ऑफ द ब्रेन भी यूनिलैटरल होता है, ठीक है। आर द आई एंड द ब्रेन AVM एक्सिलेटर, एक ही साइड जिस साइड पे ब्रेन का रीजन होता है उसी साइड पे आंख इन्वॉल्व होती है। तो दिस इज AVM, दिस इज एन AVM, ठीक है। अगर बोथ AVM एट द फंडस एंड जो है हमारी शोज, सो दिस कैन बी अ रेसमस एंजियोमास। लोकेटेड कहाँ होते हैं? AVMs आर यूजुअली फाउंड इन द टेम्पोरल रीजन, और जो ब्रेन में द मिड ब्रेन। सो आई में ये टेम्पोरल रेटिना में होते हैं और ब्रेन में AVM में होते हैं, ठीक है। इनमें रिलेशन होता है, यस, बिकॉज ये एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, तो दैट इज वाई इन दोनों में रिलेशन है। दे कैन ब्लीड, उस दैट डजंट ब्लीड। जो स्टर्ज वेबर है डोंट ब्लीड, मगर रेसमस एंजियोमा इट ब्लीड एंड लीड टू हेमीपैरेसिस एंड डेथ इन देयर 20s। सीजर्स, इसमें सीजर्स नहीं होते, और सर्ज वेबर में तो पेशेंट हैज सीजर्स मोस्ट लाइकली वो सर्ज वेबर है, अगर ब्लीड टू डेथ है तो दैट इज अ रेसमस एंजियोमा एंड इट डजंट लीक ऑन FFA, ठीक है। इसमें स्किन कंडीशन होती है, मगर 50% में होती है एंजियोमास, मगर इतनी रेसमस एंजियोमास नहीं ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब ये एक सारा एक चार्ट है दैट इज सम ऑफ ऑल द जो है न्यूरोऑक्यूलोक्यूटेनियस सिंड्रोम्स है। पहला है दैट इज NF1, उसमें न्यूरोऑक्यूलोक्यूटेनियस में तमाम है। इसमें न्यूरोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे? ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, ऑक्यूलो फीचर्स, लेशनल ड्यूल्स, और क्यूटेनियस फीचर्स कैप्युलर स्पॉट्स। NF2 में न्यूरोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे? ऑक्यूलो फीचर्स और क्यूटेनियस फीचर्स, ओकेजनल कैप्युलर स्पॉट्स। स्टर्ज वेबर में न्यूरोलॉजिकल सीजर्स, ऑक्यूलर कोराइडल हेमेंजियोमा, क्यूटेनियस वाइनस्टाइन। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में न्यूरो में कॉर्टिकल ट्यूबर्स होंगे, ऑक्यूलर में एसोसिएटेड हेमाटोमा, और क्यूटेनियस में एस्टिव स्पॉट्स। VHL में न्यूरो में सेरेब्रल हेमेंजियोब्लास्टोमा, ऑक्यूलर कैपिलरी हेमेंजियोस्टोमा, और VHL वाहिद है जिसमें क्यूटेनियस फीचर्स कोई नहीं होते। इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटा में न्यूरोल में सीजर्स, ऑक्यूलर में यूनिलैटरल ROP, और क्यूटेनियस में एरिथेमा। एटेक्सिया टेलेक्टेरिया में न्यूरोलॉजिकल में एटेक्सिया, ऑक्यूलर में टेलेक्टेरिया, और क्यूटेनियस में इसमें वाहिद है जिसमें फंडस रीजन कोई नहीं होता है।
और ये विवन मैसेज में न्यूरॉन में एवीएम और क्यूटेनियस नहीं होता। थैंक यू। फाइंडिंग है आई की, so and we have to look for the systemic associations, और systemic association जो उन्होंने सारी वो बता दी। हमारे ज़हन में ये बात जाए कि जी इसका सीटी स्कैन कराना है या सीटी एंजियोग्राफी करानी है, क्योंकि अगर कोराइड पे मेलफॉर्मेशन है, हेमेंजियोमा है, तो ब्रेन में भी हो सकता है। तो आप रेफर कर सकते हैं न्यूरोसर्जरी को। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ऑल दीज एसोसिएशंस इन माइंड कि एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया में एक वेसल है वो डायलेटेड टॉर्चुअस, तो उसका सिस्टेमिक एग्जामिनेशन भी करा लें। ये एवी मालफॉर्मेशंस जो है, दिस इज द न्यू टर्म। पहले जो डिफरेंट टर्म यूज करते थे हम, वेरिसिस, वेरिकोज एंड कैवर्नस हेमेंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा। तो अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें यह है कि जितना ऑर्बिट में वेस्कुलर डिजीज हैं उनको कहते हैं एनोमलीज। तो वेस्कुलर एनोमलीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू। वन इज वेस्कुलर malformations, और कैवर्नस हेमेंजियोमा को अब क्या कहते हैं, कैवर्नस एवी malformation। कैपिलरी हेमेंजियोमा को क्या कहते हैं, कैपिलरी। इसी तरह जो वेरिक्स हैं वो आर्टीरियोवीनस मेलफॉर्मेशन। इसी तरह जो आर्टीरियोवीनस शंट्स थे, एवी शंट, सीसीएफ, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला, वो भी आर्टीरियोवीनस मेलफॉर्मेशन। सो आर्टीरियो जो मेलफॉर्मेशंस हैं उनमें एक लिम्फेटिक मेलफॉर्मेशंस है, लिम्फेंजियोमा जिसको कहते हैं, एक वीनस मेलफॉर्मेशन है जिसको वेरिसिस भी कहते थे, और एक लिम्फेटिको वीनस मेलफॉर्मेशन है जिसमें पता नहीं चलता कि ज़्यादा प्रीडोमिनेंट लिम्फेटिक है। सो अब आपने जो टर्म याद रखनी है ना वो है वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, वीएम, ऑर्बिटल वेस्कुलर मेलफॉर्मेशंस, ओवीएम। तो पुराने जो टर्म्स हैं ना वो वेरिक्स, कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैवर्नस हेमेंजियोमा और लिम्फेंजियोमा, वो अब हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये अमेरिकन एकेडमी की आप बुक में देख सकते हैं जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी। बाकी जो है डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या स्किन की, कौन कौन से केसेस हमने देखे हैं, कोई रिकॉल करेंगे? हाँ जी, स्टड वेबर देखी है, कैसे उसकी क्या फाइंडिंग देखी है आपने? पोर्ट वाइन स्टेन। ये जो पोर्ट वाइन स्टेन होता है ना यंग पेशेंट में, मैं तकरीबन को मैं ख्याल 8-9 केस देख चुका हूँ पोर्ट वाइन के। यहाँ पे पेशेंट की टर्नओवर काफ़ी। सो यंग पेशेंट जो होता है ना उसमें ये लाइट कलर्ड का होता है, पिंक सा। जो एज ज़्यादा होती जाती है, स्किन की हाइपरट्रॉफी होती जाती है, थिक होती जाती है, वो साइड ऑफ द फेस जो है ना उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है सारे टिश्यूज। तो वायलेट कलर का बन जाता है विद द पैसेज ऑफ, और डीप रेड और वाइट। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ज़्यादा होता है, सब में ज़्यादा है जितना मैंने देखा। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि बूफथलमोस भी हो जाता है क्योंकि ये कंजेनिटल लियन होता है कई दफ़ा, और ट्रीटमेंट बड़ी मुश्किल है। मतलब वो मुझे याद है एक का ट्रैप मैंने किया तो कोराइडल इफ यू नो। सो इसमें इंक्रीज इंट्रा वो जो प्रेशर है एपिस्क्लेरल वीनस प्रेशर ज़्यादा है। सो जो ट्रैप है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, लेकिन उसके अलावा चारा कोई नहीं। शंडा वो मतलब डायोड की। सो ये मतलब है ऑपरेशन करने से पहले बंदा ज़रा मोहतात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये इतना अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है।
बाकी ये जिस तरह है शंट को डाली थी सर मैं इसमें शंट को डाली थी क्यों ना अगर नॉर्मलिटी में है तो ड्राइव तो चलनी नहीं है और अगर ट्रैप चल जाती है, लेकिन वही वाली बात है कि ओवर फिल्ट्रेशन है वो, और जबकि शंट में ओवर फिल्ट्रेशन नहीं है, हमें ओवर फिल्ट्रेशन से बचना है। ठीक है। और ये जो है NF1 के तो काफी केसेस देखे हैं ना, उसमें आमतौर पे कैसे प्रेजेंट है? कौन सी चीज है जो हमने नहीं देखी? हाँ मतलब ये बड़ा अहम क्वेश्चन। और मेरा ख्याल है इन सबके रेजिडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि एक केस लेके ना, जैसे वो उस दिन हम ये स्प्लाइटिस और वेस्टाइटिस का डिस्कस किया है, वो किसी को नहीं भूलेगा। एक केस जो लेके ना उसको प्रेजेंट किया। अब इसमें से स्टड वेबर का केस आ जाता है, सबने 9 देखे हैं, वो 15-16 के करीब मैंने भी देखे होंगे, मैनेज भी किए होंगे। अब हमें स्टड वेबर न्यूरोफाइब्रोसिस जो है ना, वो हम ज्यादातर स्किन वाले, आप जब स्किन के पास जाएंगे डर्मा वार्ड में, वहां आपको मिल जाएगा कोई ना कोई केस वहां पे। हमारे पास वो आमतौर पे इसलिए नहीं आते कि उसकी आई फाइंडिंग्स इतनी नहीं है जितनी कि वो और डिजीज इतनी कॉमन नहीं है। लेकिन जो चीजें आई में कॉमन है, रेशमोस एंजियोमा मैंने एक देखा हुआ है, इनकॉन्टिनेशन पिगमेंटी बहुत सारे पेशेंट स्किन में आपको मिलेंगे, डर्मा के पेशेंट, और ये हैं काफी। टर्शरी वार्ड आप जना में जाएंगे तो डेफिनेटली पेशेंट बहुत होंगे। ट्यूबरोसिक्रोसिस कभी डायग्नोज नहीं किया लेकिन होगा, आया होगा। हाँ मतलब वो लेकिन मैंने कोई डायग्नोज नहीं किया इसको, हो सकता मतलब रेयर, बहुत रेयर। मैंने भी शायद एक केस देखा है, वो मुझे जो याद पड़ता है जैसे। हाँ हो वो हमने कभी डायग्नोज नहीं किया, हो सकता है आज देखा हो। लेकिन ये है बाकी ये सब सारा कुछ है ना, ये तो आते रहते हैं अब ये खासतौर पे मुगल में तो आते रहते हैं। हाँ बहुत न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के मैंने काफी सारे जो पेशेंट देखे ना, वो आते हैं न्यूरोफाइब्रोमा के साथ, प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा। वो हाँ 7-8 केस मैंने जो देखे उसमें आमतौर पे अपर आउटर लिड पे स्वेलिंग होती है और उसको पल्पेट करते हैं तो वो बैग ऑफ वर्म्स की फीलिंग, एस शेप डिफॉर्मिटी होती है, और ऑर्बिटल बोन की भी कई दफ़ा मिसिंग होती है। हाँ तो पल्सेटिंग प्रोप्टोसिस भी उसके साथ हो, CT स्कैन कराना ज़रूरी है। अच्छा उसमें क्योंकि डिफ्यूज़ होता है ना, वेल डिमार्केटेड नहीं होता, तो एक्सीएन बड़ी मुश्किल सी हो जाती है, रिकरेंस हो जाती है। 2-3 केसेस में मैंने देखा कि वो पेशेंट कहता है कि जी अब आँख भरी, लिड पूरी भरी हुई है, नीचे आई हुई है। पेशेंट को मैंने कहा मैं ऑपरेशन करूँगा लेकिन ये फिर हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्लीट इरेडिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम प्रोग्नोसिस पहले ही बता देते हैं। तो आप कुछ महीने या साल गुजर जाएंगे। पेशेंट ने कहा नहीं जी फिर क्या फ़ायदा ऑपरेशन का। सो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसमें रिकरेंस होनी है, बजाय कल को मरीज आके हमारे ऊपर चढ़ाई करे कि ये क्या हो आपने किया था। और मैंने कहा ठीक है फिर आप कहीं और से पता कर लें कि कंप्लीट एक्सीएन पॉसिबल नहीं, तो रिकरेंस हो जाती है। बाकी लीश नोड्यूल्स कहाँ पे होते हैं? आयरस पे, गुड। तो वो आपके जेहन में होने चाहिए कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, कैसे अपीयर होते हैं। ये कई दफ़ा स्किन वाले भेजते हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ लीश नोड्यूल। और प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा हो गया। ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा यंग एज में होता है ना, तो 14-15 साल 20 साल के बाद नहीं होता, तो चिल्ड्रन में ही आप देखें कि विजन इम्प्रूव नहीं कर रही 10-12 साल का जो बच्चा है, 5-6 से 10 साल इस दौरान में विजन इम्प्रूव, तो फिर CT स्कैन कराएं और उस पर आपको पता चल जाएगा, मैस नज़र आ जाएगा। तो ये तो कोई इस तरह का फाइंडिंग आती है ना, फौरन फोटो उतारें, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करें, सारों को पता चल जाए। अच्छा मैं कोई ज़्यादा खुश नहीं हूँ, इतने सारे डॉक्टर हैं और वो जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं उसमें हम मुबारकबादें तो दे देते हैं। तो ये साइंटिफिक कंटेंट जो है ना, ये हाँ वो तस्वीर उतारे। अली ताहिर ने अब 2 दिन पहले मुझे एक फोटोग्राफ दिखाई है, कॉर्निया पे ऐसे रिंग बना हुआ है, वो डिस्ट्रॉफी
जो मैंने पहले कभी सारी जिंदगी नहीं देखी। मैंने से कहा जी 5 दिन में अगर तुमने आर्टिकल ना बनाया तो फिर मैं लिख लूंगा। मैंने कहा अगर 5 दिन में तुमने लिख लिया तो तुम फर्स्ट ऑथर हो गए, नहीं तो फिर मैं फर्स्ट ऑथर हो जाऊँ। नहीं आज से शुरू है। सो कहने का मकसद है कि हमारा वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी पेशेंट्स इन ओपीडी। उसका भी केस रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ, और इनको टाइम दें कि 5 दिन के अंदर ना लिखी ना तो फिर मैं टेक ओवर कर लूंगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक तस्वीर उतारें, 4 लाइनें नीचे लिखें, और अगर आप नहीं लिख सकते तो मुझे दे दें, मैं लिख दूँ। लेकिन मैं आई वुड सजेस्ट कि सारे बंदे इस प्रोसेस में पढ़ें। ये पब्लिकेशन वाली जो है ना बाहर के मुल्कों में सर, वो मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, मैं उसमें था ऑस्ट्रेलिया में, तो वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना वो मेरे पास आया था, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा मुझे नहीं पता था पब्लिश हुआ हुआ, तो वो उनकी मतलब मैं इंफॉर्मेशन में आ गया, और वो अस्पताल वालों को भी, तो अस्पताल को मतलब है एक वो ऑनर फील करते थे, ये हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ। तो वो इसलिए हमारे यहाँ इतना वो एक्नॉलेजमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक क्रेडिट है, हॉस्पिटल को भी जाएगा, आपको भी जाए इसमें रिवॉर्ड